कश्मीर, कैन वी गेट बैक आवर हेवन अगेन? कश्मीर, क्या हम अपना स्वर्ग जो हम लोग जिसको कहते थे धरती, वो क्या वापस हमें फिर मिल पाएगा? क्योंकि अभी वो स्वर्ग हमारी रीच में नहीं है, अभी वो स्वर्ग हमारे आउट ऑफ उसमें है। ये मैं इस रेफरेंस के साथ कह रहा हूँ। मेरे साथ इस समय अनुराधा भसीन जी जुड़ गई हैं, मेरे साथ शेख अब्दुल रहमान साहब जुड़ गए हैं। अनुराधा भसीन साहब कश्मीर टाइम्स की एडिटर रही हैं, शेख अब्दुल रहमान साहब वहाँ पूर्व में एमपी रहे हैं, और कुछ लोग भी जुड़ रहे हैं जैसे जैसे समय हो जाएगा। अनुराधा जी, सबसे पहले मैं कश्मीर की बात, क्योंकि कश्मीर से ही इस चर्चा को शुरू कर रहे हैं, जो कश्मीर मैं जानता हूँ वो जम्मू कश्मीर का जब नाम लेते थे तो लद्दाख उसका पार्ट अपने आप में मानते थे जहनी तौर पे। टोटल कश्मीर की एरिया 1,04,000 स्क्वायर किलोमीटर, 1,04,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। लद्दाख उसमें से 59,000 स्क्वायर किलोमीटर्स अलग हो गया है, इट इज अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी नाउ। अब जम्मू कश्मीर केवल 45,000 स्क्वायर किलोमीटर का रह गया। आप चूंकि आप वहीं पढ़ी पढ़ी लिखी हैं, आपने वहीं अपना कार्यक्षेत्र चुना, आपको अनुराधा जी लगता है कि कभी वो यूनाइटेड कश्मीर की याद, जैसे आज भी कुछ लोग कहें, एक लगता है ना कि यूनाइटेड भारत एक होना चाहिए था, डिवाइडेड भारत, आपको कभी लगता है कि ये टीस रह जाएगी जम्मू कश्मीर वालों में कि लद्दाख अलग कर दिया जाए? अनुराधा जी, आप जी। ऐसा है कि जब आप बात करते हैं जम्मू कश्मीर के मैप की, जम्मू कश्मीर की जो बाउंड्रीज हैं वो पहली बार नहीं बदली गई हैं, पहली बार तब्दील नहीं हुई, इससे पहले भी होता रहा है। और यहाँ पे अक्सर लोगों में पहले भी कहीं एक उनकी जो इमेजिनेशन में जो मैप देखा जाता था जम्मू कश्मीर का, उसमें जो पाकिस्तान के अंडर अभी कश्मीर का हिस्सा है, गिलगित बाल्तिस्तान है, मीरपुर है, मुजफ्फराबाद है, इसको भी देखा जाता था। और मेरा ख्याल है वो जो उसकी रंजिश थी वो और बढ़ गई, क्योंकि आज दो हो गए हैं, बातचीत ये होती है, इसको भी आगे बांट दिया जाए। अनुराधा जी, थोड़ा तेज बोलिए, थोड़ा सा वॉल्यूम तेज कर लीजिए, मतलब आवाज तेज कर लीजिए जी। तो आज ये बोला जाता है कि हो सकता है इसके और हिस्से हों, जितने हो चुके हैं वो भी एक दुख की वजह बनी हुई है लोगों की। जी, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है? नहीं जी, बस इतने। जी, तो मैं आप आगे बोलना है अनुराधा जी कि मैं नहीं आप बताएं। तो मैं अब अपने शेख अब्दुल रहमान साहब के पास जाना चाह रहा हूँ। शेख साहब, आप कश्मीर में हैं, आपने वहां से नुमाइंदगी की है वहां के लोगों की। एक बड़ा ऐसा माना जा रहा है कि एक बड़ी पहल हुई है सेंटर से, और लोकतंत्र की बहाली वापस होने वाली है, आप लोगों को जल्दी इलेक्शन होने वाले हैं। ये जो भी एक्साइज अभी हो रही है, क्योंकि करीब करीब 2 महीने से जब से धारा 370 हटाई गई है, एक बड़ी एक्साइज पिछले 2 दिन पहले हुई है। आपको क्या लगता है, इससे क्या माहौल बदलेगा? इससे कुछ चीजें फर्क होंगी? शेख अब्दुल साहब, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा, उसको अनम्यूट करना होगा शेख अब्दुल साहब। हाँ, अब हो गया, आप बोलिए। अच्छा, बात ये है कि जम्मू कश्मीर स्टेट जो है ये 1990 से डिस्टर्ब है, जब से मिलिटेंसी शुरू हुई, और उस पर इजाफा ये हुआ कि जो 5 अगस्त 2019 को सेंटर ने जो फैसले लिए, जिस तरह यूनियन टेरिटरी बना ली, इससे और इजाफा हुआ। और इससे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तरीक़ेकार इस्तेमाल किया वो बड़ा अनडेमोक्रेटिक था। और एक तरह से आप देख लीजिए कि यहाँ पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर का बना है उसमें लिखा है कि स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो रिकमेंड करेगी वो पार्लियामेंट करेगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पहले तोड़ दिया गया गवर्नर की तरफ से, और गवर्नर से रिकमेंडेशन ली गई। गवर्नर अवाम का नुमाइंदा नहीं होता, ये सेंटर का नुमाइंदा होता है, दिल्ली का नुमाइंदा होता है। तो ऐसी हालत में एक प्रोसेस ही गलत तरीके से शुरू किया गया था।
तो ऐसी हालत में पहले असेंबली को डिसॉल्व कर देना और फिर उसके बाद गवर्नर से रिकमेंडेशन लेना और फिर 370 को हटाना, ये सारा गैर आईनी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो हर एक को मानना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो जिस तरीके से इस पर अमल दरामद हुआ, तो जम्मू कश्मीर के लोग सफर कर रहे थे। और आज वो लोग जो इसकी वकालत करते थे, वो भी आज ये तस्लीम करते हैं कि ये 370 धारा जो है, इसका फायदा था यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट जो लोगों के अंदर है उसका इलाज तदारुक होता था। लोकल जो डोमिसाइल लोग थे उनको मौका मिलता था जमीनें खरीदने के लिए। शेख अब्दुल्ला साहब ने 1976 में एक अमेंडमेंट लाई थी कि अगर कोई इंडस्ट्री लाना चाहता तो उसको 100 साल की 99 साल की लीज के ऊपर दिया जा सकता है। इसलिए जो लोग ये प्रचार करते हैं कि इंडस्ट्री इसलिए नहीं लगी कि 370 था, ये तो अमेंडमेंट शेख अब्दुल्ला साहब ने दोबारा जब पावर संभाली 1975 में, तो 76 में उन्होंने ये अमेंडमेंट कर दी थी कि बाहर से जो इंडस्ट्री लगाना चाहेगा तो उन लोगों को 99 साल की लीज पर यहाँ जमीन मिल सकती है। और ये सारी चीजें जितने जो प्रचार करते थे 370 के एब्रोगेशन के लिए, आज वो लोग डाक में खड़े हैं और आज लोग पूछते हैं कि क्या फायदा हुआ, इससे तो नुकसान ही नुकसान हुआ। तो ऐसी हालत में मुझे लगता है कि ये सोचा समझा फैसला नहीं था। लेकिन इसके लिए एक अच्छी शुरुआत ये हुई है कि जो कल परसों जो मीटिंग हुई, ऑल पार्टीज मीटिंग जिसको बुलाया गया जम्मू कश्मीर के लीडरों को, लेकिन उसमें मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट है कि उसमें माइग्रेंट की नुमाइंदगी होनी चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2, बीएसपी, जब मैं बीएसपी का प्रेसिडेंट था 97 में ये रिकग्नाइज हुई थी पार्टी ऑल इंडिया लेवल पर, तो इसकी नुमाइंदगी किसी ने नहीं की। और इस तरीके से ये हाफ हार्टेडली एक कोशिश थी, लेकिन एक अच्छी कोशिश है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। कम से कम डायलॉग तो शुरू हुआ, कम से कम एक राबता तो आपस में हो गया सेंटर का और स्टेट की लीडरशिप का, और इसमें से जरूर कुछ बेहतरी निकलेगी। लेकिन ऐसी हालत में यहाँ कई ऐसी चीजें हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी ये तो जो पावर्स थी स्टेट को, ये अगर हटा दी गई तो कोई हर्ज नहीं, इससे फायदा है। फायदा क्या है? यानी देखना ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो आर्टिकल नंबर 1 है उसमें ये कहा गया इट इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, और अगर ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये स्टेटों को मिलाकर एक मुल्क बना है, तो स्टेट्स के पावर ज्यादा होते हैं। लेकिन पहली गवर्नमेंट ने भी और आज की गवर्नमेंट ने खसूसी तौर पर तमाम सेंट्रलाइज कर दिया है, पावर्स को दिल्ली के अंदर ले गए हैं और स्टेट्स को जो है एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाकर रख दिया गया है। ऐसी हालत में अब जीएसटी पूरी स्टेट्स पर लागू कर दिया गया, तो फेडरल सिस्टम कहाँ गया, रियासतों के इख्तियारात कहाँ गए? अब जो हेल्थ पॉलिसी है या एजुकेशन पॉलिसी है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन सेंटर ने इसको भी अपने हाथ में ले लिया। और ये सब चीजें जिस तरीके से की जा रही हैं, तो ये एक यूनिटी टाइप सिस्टम जो है यहाँ लागू करने की कोशिश हो रही है। ऐसी हालत में मेरा ये कहना है कि स्टेट्स, ये हिंदुस्तान जो है इसलिए यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर लिखा हुआ है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो ऐसी हालत में रियासतों के इख्तियारात जो हैं उनको बढ़ाया जाना चाहिए। और बाकी स्टेट्स की तरफ से भी ये डिमांड आ रही है। रीजनल पार्टीज जितनी हैं, वो खा अन्ना डीएमके हो या वो केरल के लेफ्टिस्ट दोस्त हों या वो आंध्रा के लोग हों, जो तेलुगु देशम की पार्टी के लोग हों, या वो ममता बनर्जी हों वेस्ट बंगाल से, या इवन एनडीए में शामिल जो हैं हमारे नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर बिहार के, वो भी कहते हैं कि रियासत को इख्तियारात ज्यादा होने चाहिए। लेकिन सेंटर जो है वो अपनी बात पर कायम है। एक तरफ ये स्टेट्स की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, स्टेट्स के अंदर कई जगह पर फ्लड आ रहे हैं, आज कई जगह पर सूखा पड़ा है, जम्मू में सूखा पड़ा हुआ है, और कई जगह पर लोगों के खान पान का तरीका, लोगों की लैंग्वेज, लोगों का कल्चर, लोगों के अपने अपने तरीके रहने के हैं। ऐसी हालत में जो उस वक्त के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे, संजीदा लोग थे, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर थे, जिसमें सरदार पटेल थे, जिसमें नेहरू जी थे, जिसमें मुखर्जी भी थे, और जिसमें मौलाना आजाद जैसे आदमी थे, उन्होंने सोच समझ कर
ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। अगर आज हम इस कॉन्स्टिट्यूशन की ही धज्जियां उड़ाने पे आमादा हैं, तो ऐसी हालत में मुझे लगता है कि सारी जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनको इकट्ठे होकर के रीजनल पार्टीज को कम से कम मुत्तहद होकर के अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की आर्टिकल 1 का ही ये खिलाफ वर्जी हो रही है। और ऐसी हालत में सेंटर जो है सारी इख्तियारात अपने पास ले रहा है। ऐसी इस चीज की जबरदस्त मुखालफत होनी चाहिए। और जिस तरीके से ये एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बना है उस पर हर भर अमल करना चाहिए। और इसमें जम्मू कश्मीर का जो खास वाक़या है, ऐसी हालत में लोगों की हालत जो है पहले ही मिलिटेंसी से खराब थी, और मिलिटेंसी के बाद जब ये 5 अगस्त 2019 को इन्होंने इसको यूएन टेरिटरी करार देना था या एब्रोगेशन करनी थी आर्टिकल 370 की, तो इससे पहले जिस अंदाज से यहाँ से टूरिस्ट को भगाया गया, यहाँ पर जो होम कमिश्नर है उसका ऑर्डर है, रिकॉर्ड पर है, जिस पर लिखा गया है कि टूरिस्ट भाग जाएं यहाँ से, हमको इतला मिली है कि बड़ा खतरा है मिलिटेंट्स का, और ये है वो है। मिलिटेंट्स का कोई खतरा था नहीं। असल में तो एक साजिश के तहत जो इख्तियारात छीने थे, ये एक साजिश का एक हिस्सा है। और इस चीज के लिए पूरे मुल्क के लोगों को जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, जो फेडरलिज्म में विश्वास रखते हैं, जो आज़ादी और रियासतों की आज़ादी और इख्तियारात के विश्वास रखते हैं, इन सब को मिल करके इसके बाद आवाज़ उठानी चाहिए। और रियासत से भी जिन लोगों को बुलाया जाना चाहिए, तो कश्मीरी माइग्रेंट्स जो हैं उनमें हिंदू ज्यादा है, कश्मीरी पंडित ज्यादा हैं, मुसलमान थोड़े हैं। शेख साहब मैं आपके पास 1 मिनट में आप वापस आ रहा हूँ। डॉक्टर संदीप पांडे को निकलना है किसान आंदोलन में, तो उनसे उनके वो जान के फिर आपके पास वापस आ रहा हूँ। बस मुझे अच्छी बात, 2 मिनट की इजाजत दे दें। डॉक्टर संदीप पांडे, आप लोग ह्यूमन राइट्स की हरदम बात करते रहते हैं, आप नागरिक के बेसिक अधिकारों की बात करते हैं, और आप कश्मीर गए भी थे जब ये सारा सिलसिला चल रहा है। कश्मीर में आज भी जो सरकार की तरफ से एक पहल हो रही है, आपको क्या लगता है कि उससे आपके जो ह्यूमन राइट्स के, बेसिकली आप तो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वो फिर से बहाल हो जाएंगे? क्योंकि अभी भी लोग जेल में हैं और बात हो रही है जेल में बंद करके लोगों की। तो पहले तो अनुराधा जी को नमस्कार, और शेख साहब को आदाब लखनऊ से। हमारे दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और इस लड़ाई में हम सब लोग साथ हैं। देखिए, मुझे ये बहुत हंसी आती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सब कर क्यों रही है। वो कह रही है कि हम, जब उसने ये 370 धारा खत्म की और 35A को खत्म किया, तो उसने कहा कि अब हम कश्मीर को भारत का वो अभिन्न हिस्सा बना लेंगे। मतलब जैसे अभी तक कश्मीर अलग था, अब उसको जो है भारत का हिस्सा बनाया जाए। तो वो भारत की एकता मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन इनकी नीतियों का परिणाम क्या हो रहा है कि कश्मीर तो छोड़ दीजिए, नागालैंड छोड़ दीजिए, तमिलनाडु छोड़ दीजिए, अब तो नौबत ये आ गई है कि ममता बनर्जी को बस इतना ही कहना बाकी रह गया है कि हमें एक स्वायत्त बंगाल चाहिए। हाँ, जिस तरह से इन्होंने अपने संबंध बिगाड़ लिए हैं विपक्षी दलों से, तो या जो जिनको ये अपना दुश्मन मानते हैं, तो देश की एकता तो मजबूत होने की बात छोड़ दीजिए, ये देश में तमाम तरह के विभाजन इन्होंने खड़े कर दिए हैं, तमाम तरह के मतभेद खड़े कर दिए हैं अनावश्यक, मतलब जिनकी कोई जरूरत ही नहीं। और कश्मीर के मामले में मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि ये मानवाधिकार का मुद्दा है, विशुद्ध रूप से मानवाधिकार का मुद्दा है, जिस तरह से कि फिलिस्तीन जो है वो मानवाधिकार का मुद्दा है। और कश्मीर के लोगों के साथ, कश्मीर के राजा के साथ भारत सरकार का एक समझौता हुआ था। अगर भारत सरकार उस समझौते पे वापस जा रही है तो ये कश्मीर के लोगों के साथ वायदा खिलाफी है। और मुझे ये बड़ा आश्चर्य होता है कि वो कहती है कि एक देश एक संविधान होगा, इसलिए कश्मीर से धारा 370 और 35 से खत्म की जाए। ये कश्मीर का जो एक अलग से संविधान था, उससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का संविधान कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत के संविधान, जी, भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है ये तो जम्मू कश्मीर के संविधान में लिखा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। तो उस संविधान से आपको क्या दिक्कत हो सकती थी? और जो वादा किया, जो जम्मू कश्मीर का जो विलय हुआ भारत के अंदर, जो भी आपने उस समय
वादा किया था, भाई उस वादे पे तो आपको खड़े रहना पड़ेगा ना। तो एक तरफ आप कश्मीर की जो भी थोड़ी बहुत स्वायत्ता थी आप उसको खत्म कर रहे हैं। अच्छा, स्वायत्ता क्या थी? स्वायत्ता यही थी कि भाई जो कानून भारत में बनता था उसको जम्मू कश्मीर की स्टेट असेंबली उसको पहले अप्रूव करती थी, तब वो जम्मू कश्मीर में लागू होता था, या अगर उसको नहीं पसंद करती थी तो वहां नहीं लागू करती थी। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट देश के कई राज्यों से पहले जम्मू कश्मीर में लागू था, तो उन्होंने हाँ, अपने एक साल पहले लागू किया। लागू था। लैंड रिफॉर्म्स जितना बढ़िया जम्मू कश्मीर में हुआ है उतना शायद मुझे नहीं मालूम कि देश के कौन से हिस्से में हुआ है। तो उन्होंने अच्छे कहीं भी कानून नहीं। बनाए जी, उतने अच्छे कानून भी बनाए हैं जिसका आप जिक्र नहीं करते हैं, और अनावश्यक बातों को उठा के आपने वो सारा वहां की व्यवस्था को खत्म किया। उनकी जो अपनी एक व्यवस्था थी, मुझे तो लगता है इस किस्म की आंशिक स्वायत्ता तो देश के हर एक राज्य को मिलनी चाहिए। भाई बिल्कुल भी नहीं। सिद्धारमैया साहब ने कर्नाटक का अलग झंडा बना लिया, तो क्या उससे भारत की स्वायत्ता को खतरा हो गया? मैं अर्जुन सिंह जी जब मानव संसाधन मंत्री थे तो मैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन में था। तो एक देश में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है कि हर एक बच्चे को 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट की मीटिंग में केप की तमिलनाडु का मुख्य का शिक्षा मंत्री खड़ा होकर कहता है कि हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला नहीं मानते, हमारे यहाँ सिर्फ 2 लैंग्वेज फॉर्मूला लागू होगा। तो इतनी स्वायत्ता तो राज्यों को होनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से जो उनको ठीक लगे वो अपने कानून बना सकें, अपनी व्यवस्थाएं बना सकें। और एक तरफ आप कश्मीर की जो आंशिक स्वायत्ता है उसको आप खत्म कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप नागालैंड में NSCN से बात कर रहे हैं। और 2015 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में वहां के जो अब गवर्नर हैं रवि साहब और आइजैक और मोइवा साहब के बीच में एक समझौता होता है जिसमें यह कहा जाता है कि नागालैंड के साथ भारत जो है शेयर्ड सॉवरेनिटी का रिश्ता रखेगा, शेयर्ड सॉवरेनिटी। और नागालैंड के नेता कहते हैं कि हम भारत के संविधान के नीचे नहीं रह सकते, हमें अलग संविधान चाहिए, हमें अलग झंडा चाहिए। मैं 2019 में गया था नागालैंड और हम लोगों की मुलाकात थी मोइवा साहब से। मोइवा साहब जहां बैठे थे अपने मुख्यालय में, उनके सामने जो बोर्ड लगा था उस पे लिखा था किलॉन्जर, कुछ किलॉन्जर करके लिखा था। तो मैंने किसी से पूछा कि भाई इसका क्या मतलब होता है, और हमें बताया गया कि देखिए वो शिक्षा मंत्री हैं, वो गृह मंत्री हैं। तो मैं काफी देर इस मुगालते में था कि ये शायद नागालैंड सरकार के शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री वगैरह बैठे हुए। तो बाद में पता चला कि वो नागालैंड सरकार के नहीं थे, वो जो NSCN की सरकार है उसके मंत्री बैठे थे। और वो मोइवा साहब के सामने जो बोर्ड लगा था उस पे लिखा था एटो किलॉन्जर, जिसका अनुवाद होता है प्रधानमंत्री। तो इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी के अलावा भी एक प्रधानमंत्री है जो अपने आप को प्रधानमंत्री कहता है। तो आप नागालैंड के साथ तो आप वो जबरदस्ती नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नागालैंड का पूरा इतिहास ये है कि नागालैंड के लोग कभी भी आपकी गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन कश्मीर के लोग जो बहुत शरीफ हैं, जिन्होंने हमेशा सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल कायम की है और मिलजुल के रहते आए हैं, क्योंकि कश्मीर में उस तरह की सांप्रदायिकता कभी नहीं रही जिस तरह की हिंदी भाषी इलाकों में रही है हिंदुस्तान के। उस जगह पे सांप्रदायिक राजनीति करना, उसके वहां पे उस राज्य को तोड़ना, वहां की का जो आत्म स्वाभिमान है लोगों का उसको कुचलने की कोशिश करना, ये सब जो कुछ हो रहा है ये कश्मीर की जनता के ही खिलाफ नहीं है। ये जैसा प्रताप भानु मेहता ने लिखा था 5 अगस्त के बाद कि दिस इज नॉट इंडियनाइजेशन ऑफ कश्मीर बट दिस इज कश्मीराइजेशन ऑफ इंडिया। और उसको तो मैंने खुद भुगता है, क्योंकि उसके बाद मेरे घर में 3 बार मेरी हाउस अरेस्ट हो चुकी है। जो सिर्फ कश्मीर के लोग झेलते थे वो अब लखनऊ में भी होने लगा है, बंबई में भी होने लगा है, भारत के दूसरे हिस्सों में भी होने लगा है। लोग जेल जाने लगे हैं, जेल में लंबे लंबे समय तक रहने लगे हैं। तो ये जो है पूरा जो कर रहे हैं, इससे ये कश्मीर को तो इन्होंने बर्बाद किया ही है, पूरे भारत को बर्बाद करने की इनकी कवायद है। और इसका जो है जैसा शेख साहब ने कहा, इसकी हम लोग सब लोग मुखालफत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू संदीप भाई।
अनुराधा जी, मैं आपसे जरा एक और प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी जो पिछले मैं काफी वर्षों से 7-8 वर्षों से खास करके जब भी कोई डिबेट होती है तो कश्मीर की, तो सबसे पहले उसमें एक विषय आ जाता है कि कश्मीर पंडितों के साथ जो हुआ उसका क्या है, और सारा विमर्श घूम घाम करके कश्मीर पंडित वापस नहीं गए। उसके रेफरेंस में कोई ये नहीं बताता है कि कश्मीर पंडित जब वहां से हटे थे तो उस समय जो जो सारे निर्णय ले रहे थे वो भाजपा के द्वारा भेजे गए, भाजपा द्वारा समर्थित सरकार थी, भाजपा के इंटरफियरेंस से भेजे गए जगमोहन जी थे। ये नहीं बताते हैं लोग। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कश्मीर पंडित का मसला बहुत जरूरी है, उसका कुछ ना कुछ हल निकलना चाहिए, लेकिन सारे विमर्श में क्या हम लोग जब जैसी बात शुरू होती है तुरंत कश्मीर पंडित की बात शुरू होती है। मैं आपसे अनुराधा जी ये समझना चाहूंगा कि 8 पॉलिटिकल पार्टीज के लोग प्रधानमंत्री से मिलने गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जाने से पहले इनका जो स्टैंड बाहर ये ले रहे थे, ये बिल्कुल फर्क स्टैंड हुआ। वहां मीटिंग के बाद जब इन लोग निकले हैं तो बिल्कुल इन लोगों ने उस बात को किया ही नहीं कि 4 अगस्त 2019 का हमें वो स्टेटस चाहिए। इस पे मेरे ख्याल में लोगों ने ये जरूर कहा कि इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसको लगाते समय हमसे बात करनी चाहिए थी, हटाते समय। आपको क्या लगता है कि अंदर इन लोगों ने जो भी स्टैंड था वो स्टैंड बदला है, जो इनका पब्लिक पोस्चर है? पहले तो दूसरी बात पे कि कोई पब्लिक पोस्चरिंग जो है इन्होंने बदली है कि नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो बातें आई हैं सामने मीडिया के ज़रिए, कुछ जो लीडर गए थे उनसे बातचीत करके कि वहाँ पे क्या हुआ, तो उसमें कुछ जो लीडर थे, ख़ास तौर पे जो गुपकार अलायंस के ग्रुप के, जिसमें फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला, महबूबा और तारिक आमी साहब हैं, तो उन्होंने बात की थी धारा 370 को लेकर, और कहा था कि हमें वो सब मिलना चाहिए कि जो हमसे छीना गया 5 अगस्त 2019 को। अलबत्ता जो बाकी लीडरान थे उन्होंने बात ज़्यादा ऐसे की जैसे उस फैसले को कबूल लिया हो, और बात ज़्यादा घुमा फिरा के, और ये भी नहीं कहा, स्टेटहुड की मांग भी बहुत दबे लफ्ज़ों में की। हमें क्योंकि वो ज़्यादा सुनाई दे रहा है, क्योंकि जो एक मीडिया, एक पावरफुल सेक्शन ऑफ मीडिया जो हिंदुस्तान में है, आज वही बोली बोलता है जो सरकार बुलवाना चाहती है, और इस वजह से जो दूसरी आवाज़ें हैं वो हमें सुनाई नहीं दे रही। हमें आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही है कि सरकार ने ये बात रखी कि पहले डिलिमिटेशन होगी, फिर इलेक्शन होगा यूटी के स्टेटस के साथ, और फिर उसके बाद देखेंगे एक अप्रोप्रिएट टाइम पे स्टेटहुड मिलेगी कि नहीं। और सभी मीडिया में डोमिनेंट डिस्कोर्स जो आ रहा है सामने, उसमें यही बात की जा रही है, जिसका मतलब है इस मीटिंग का कोई खास और एजेंडा और कुछ नहीं था। सिर्फ अपना जो बीजेपी सरकार करना चाहती है, और किसी जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए नहीं, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से करना चाहती है, वो उस पे कायम है। और वो बाकी आवाज़ें जो हैं वो कॉस्मेटिक एक शो करके उनको सुनेंगी, लेकिन उस पर अमल कुछ नहीं करेंगी। तो इससे ये एक जाहिर होती है चीज़। अगर बातचीत ही करनी थी, अगर बातचीत एक सीरियस तरीके से, और वही एक तरीका है एक सभ्य समाज में, एक जमहूरी समाज में, एक डेमोक्रेटिक समाज में, एक तरीका है कि कहीं भी गलती हुई है या जो भी हुआ है किसी भी तरफ से हुई है, और सरकार को पहल करनी होती है, क्योंकि वही एक सबसे ज़्यादा जिम्मेदार एंटिटी है। तो एक बातचीत के सिलसिले से शुरू होती है, लेकिन बातचीत के सिलसिले में कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का कोई जिक्र नहीं है, कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिलता कि इसको सीरियसली आगे ले जाने के लिए लोगों के लिए कुछ रिलीफ मिल रहा है। कुछ लीडर्स ने स्टेटहुड के साथ साथ और गारंटीज भी मांगी। अभी शेख अब्दुल रहमान साहब ने कहा, और संदीप पांडे ने भी हवाला दिया जो लैंड रिफॉर्म्स का, और जो नए लैंड के कानून आए हैं
जब आप बात करते धारा 370 जो है वो सब्जुडिस है, इस पे हम डिस्कशन नहीं कर सकते, लेकिन आपने उसी के बेसिस पे, उस बदलाव के बेसिस पे वो कानून लाए हैं जो वो उस सारी रियलिटी को, लैंड रिफॉर्म्स को बदल देती है। जो लैंड टू टिलर है, आज वो लैंड जो बेनिफिशियरीज थे, आज वो इस खतरे में हैं कि लैंड माफिया या उन पे हावी हो जाएगा, या डेवलपमेंट की बुनियाद लेके या स्ट्रेटेजिक रीजंस की बुनियाद लेके उनकी ज़मीनों पे कब्जा हो जाएगा। तो ये सब ये चीज़ें, या जो डर का माहौल बना हुआ है यहाँ पर, जिस किस्म के लोग हिरासत में लिए गए हैं, मीडिया पे जो दबाव है, आम लोगों पे दबाव है, पॉलिटिकल वॉइसेस पे दबाव है, जो कोई कुछ बोलता है तो उसको पकड़ लो, उसके खिलाफ केस दर्ज कर दो। ये इस किस्म के माहौल में बदलाव आने की जरूरत थी। अगर बातचीत करनी थी तो एक बड़े दिल का क्या जो दिल की दूरी का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। दिल की दूरी की बात करना अलग चीज है, उसको अमल करना ग्राउंड पे, वो मैग्नैनिमिटी दिखाना, वो फिराख दिली दिखाना, वो कहीं पे इस वक्त नजर नहीं आ रही। हालांकि बहुत प्रीमेच्योर है टू से कि ये बिल्कुल एकदम एक कॉस्मेटिक एक्सरसाइज थी। आगे क्या होता है ये उस पर निर्भर करता है। और पहले आपने बात की वो कश्मीरी पंडितों की। अक्सर कश्मीरी पंडित्स को एक टूल बनाया गया हमेशा से। सन 1990 में उनको भाग के आना पड़ा। एक डर का माहौल था, यकीनन एक बहुत डर का माहौल था। वो एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी थे कश्मीर की वादी में। हालांकि जो नारा था उस वक़्त, आज़ादी का जो मिलिटेंसी शुरू हुई, उनका कहना था कि हम तो सिर्फ आज़ादी है सबके लिए मांग रहे थे। लेकिन जिस किस्म के स्लोगन्स लगाए गए, जिस किस्म का इस्तेमाल हुआ मस्जिदों का अनाउंसमेंट्स करने के लिए, वो एक ऐसी चीज़ है जो माइनॉरिटीज़ की साइकोलॉजी को बहुत बुरी तरह से उस पर असर होता है। और इस माहौल में जब ज़रूरत थी कि ब्रिजेस बनाए जाएं, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो एक ब्रिजेस बनाएं दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, उसको फैसिलिटेट करें, जो शक की जो दीवारें खड़ी हो गई हैं उनको दूर करें। वो करने की बजाय जो जगमोहन साहब को एज गवर्नर भेजा, तो जगमोहन साहब का अपना प्लान था। वो उनका ख्याल था, वो ट्रीट करते थे कि जितने भी मुस्लिम हैं कश्मीर की वादी में वो टेररिस्ट हैं, और जितने सिर्फ मजलूम हैं वो पंडित हैं। ऐसा नहीं था कि सिर्फ पंडित लोग ही मारे जा रहे थे, ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुसलमान मारे जा रहे थे। बहुत ज़्यादा संख्या में जो पंडित्स पे उनको थ्रेट्स मिली, या उनको मारा गया, या किसी तरह से उन पे जोर ज़बरदस्ती हुई, वो इस वजह से भी हुई कि उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस थे या उनके इंटेलिजेंस के साथ कनेक्शंस थे। दे वर सीन एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और फेस ऑफ द गवर्नमेंट, उस वजह से भी मारा गया। सिर्फ कम्यूनल वजह से नहीं उनका पे अटैक्स हुए, कुछ केसेस में हालांकि वो भी हो सकता है। तो इसमें जब गवर्नर जगमोहन साहब आए तो उनका प्लान ये था, और उन्होंने यहाँ पे कई लोगों के साथ भी इसका जिक्र किया जिस दिन उन्होंने टेक ओवर किया, कि वो समझते हैं कि कश्मीरी पंडित जो हैं वो अंडर थ्रेट है बहुत ज़्यादा, और उनको वहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी है, और फिर हम पूरी मिलिटेंसी ख़त्म कर देंगे। ये उनका एक राय थी जिस पे बहुत लोगों ने उनको मना भी किया। इसके बारे में बलराजपुरी साहब ने लिखा है। मेरे फादर जो बहुत एक्टिव थे, वेद भसीन, उनके साथ भी मुलाकात हुई, उसमें भी उन्होंने ये जिक्र किया, उन्होंने भी उनको मना किया। ये बहुत सिनिस्टर प्लान है, इससे बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट है दोनों कम्युनिटीज़ में, खला बहुत बढ़ जाएगा, फिर आप कश्मीरी पंडितों को वापस नहीं ले जा सकेंगे। और वही हुआ, जिस दिन से जैसे ही वहाँ से पलायन शुरू हुआ कश्मीरी पंडितों का, वैसे ही एक बड़े बड़े मैसेकर्स, सड़कों पे लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे या सड़कों के पे बाहर निकले थे, उनको मारना शुरू किया। सबसे पहला गांव का दल का मैसेकर,
तो ये रही उसकी। और उसके बाद मुझे लगता है किसी भी कश्मीरी पंडितों को एक टूल बनाया गया, एक हिंदू राइट विंग ने उनको जबरदस्त उनका इस्तेमाल किया एक अपना प्रोपेगेंडा बनाने के लिए, और उनके लिए किया कुछ नहीं, किसी ने भी नहीं किया। किसी भी केंद्रीय सरकार ने ना पहले कोई ऐसी नीति बनाई कि उनको कैसे वापस ले जाया जाए सुरक्षित तौर पे। और सुरक्षित तौर पे अगर उनको वापस ले जाना है, सबसे पहले कम्युनिटी लेवल डायलॉग की जरूरत है। जब तक वो अश्योरेंस, वो सिक्योरिटी, वो सिर्फ कम्युनिटी लेवल से आ सकती है, वो सरकार नहीं दे सकती। और इस किस्म की कोई तरीकाकार सोचा नहीं गया। और जो ये बीजेपी इतने सालों से कश्मीरी पंडितों को एक ढाल बना के जो अपना प्रोपेगेंडा चलाते रहे हैं, उन्होंने भी, आज तो 7 साल हो गए उनको हुकूमत में आए, उससे पहले वाजपेयी साहब के टाइम में भी थे, कोई ऐसा सीरियस कदम उठाया नहीं गया है कि कश्मीरी पंडित वापस अपने घर में सुरक्षित तौर पे जा सके। मैं एक और चीज इसमें ऐड कर दूं, क्योंकि मैं भी उसका गवाह रहा हूं। जब वीपी सिंह साहब की सरकार आई 89 में, तो कश्मीर मामलों का वो बनाया गया जॉर्ज फर्नांडिस साहब। और जॉर्ज साहब की जैसी आदत थी, वो जब जम्मू और कश्मीर जाना शुरू किए तो वो मस्जिद में जाते थे और वो सेपरेटिस्ट, क्योंकि जॉर्ज इस मामले को मानते थे कि आपको बात तो डायलॉग से ही खत्म होगी, वो चाहे आप एक्सट्रीमिस्ट से करिए, चाहे टेररिस्ट से करिए, चाहे आतंकवादी से करिए, एंड ऑफ द डे आपको बात तो करनी होगी अगर बात से मामला सुलझ रहा है। तो ये चीज इन लोगों को बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। समर्थन था भारतीय जनता पार्टी का बाहर से, और मुझे बिल्कुल ठीक से याद है कि ये सारा प्रेशर हुआ वीपी सिंह के ऊपर कि जॉर्ज फर्नांडिस को वहां से हटाया जाए, नहीं तो मालूम नहीं क्या करेंगे। और जॉर्ज साहब उस दिन मुझे याद है, वो गए हुए थे भुवनेश्वर, बिना उनसे एक कॉमन कर्टसी होती है, वो वीपी सिंह ने नहीं निभाई। वीपी सिंह के हम सब लोग बहुत प्रशंसक हैं, लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर था भाजपा का कि बिना जॉर्ज साहब को कॉन्फिडेंस में लिए उनको कश्मीर मामलों का मिनिस्टर से हटाया गया और जगमोहन साहब को लाया गया। क्योंकि हिस्ट्री को आपको ये भी बताना जरूरी है कि ये लाए गए थे भाई भाजपा लीडरशिप। और उसके बाद जो हुआ, जैसा अनुराधा जी ने कहा, कि उसके बाद इनकी एक स्ट्रैटेजी थी कि ऐसे हम कश्मीर पंडितों को हटाएंगे, इसके यहाँ के टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म को खत्म करेंगे और फिर इन लोगों को रीसेटलमेंट करेंगे। आप अगर नहीं कर पाए तो ये आपका फेल्योर है, ये आपकी लीडरशिप का फेल्योर है, लेकिन इस पे कोई सवाल नहीं पूछता है। अच्छा होता कि जब अगर कल हमारे प्रधानमंत्री जी जब बात कर रहे थे, 14 लोगों से उन्होंने अलग अलग बात की, उन्होंने अपने आप फोन करके हुआ कोई इलेक्टेड, उसमें अगर कश्मीर पंडितों के भी रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाता तो लगता कि ये आप इसका कोई सोल्यूशन चाहते हैं। शेख साहब, मैं आपके पास एक जल्दी से एक चीज समझना चाह रहा हूं, क्योंकि इसका जवाब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये मामला, ये 370 को हटाया जाना कानूनी रूप से ठीक है कि नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट कर लिया है, उसको रिजेक्ट नहीं किया, इसका मतलब उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ बात करेगा। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये सब कुछ हो जाता है जैसा हो रहा है कि भाई हम डिलिमिटेशन कर देंगे, चुनाव कर देंगे, और उधर सुप्रीम कोर्ट में फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन अगर कह देता है कि नहीं नहीं ये लगाना ही गलत था, तब क्या स्थिति होगी? क्योंकि मेरे हिसाब से पहले सरकार को सुप्रीम कोर्ट से क्लियर करना चाहिए अपने इस कानून को। शेख साहब, बात तो सही है, आप दुरुस्त फरमाते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि भाई सुप्रीम कोर्ट को इसको जितना तरजीह बुनियाद पर लेना चाहिए था उतना नहीं लिया गया है, पता नहीं क्या वजूहात हैं, लेकिन कम से कम इसका फैसला तो पहले आ जाना चाहिए था। और ये बाकी इक़दाम जो हैं वो बाद में होने चाहिए थे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और दूसरी चीजें जो हैं ये बाद में होनी चाहिए थी। लेकिन न जाने कैसे, अब सुप्रीम कोर्ट एक सॉवरेन बॉडी है और उसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इसको टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, ये नहीं दी गई। और ये तो शिकायतें यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में सुनी, आम पब्लिक में सुनी जाती है। और मुझे लगता है कि अगर इस सारे सिलसिले को देखा जाए तो जब एक्सेशन भी हुआ था जम्मू कश्मीर का, उस वक्त कश्मीर के कश्मीरी पंडित भाइयों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। पंजाब के अंदर खून खराबा हुआ, जम्मू के अंदर खून खराबा हुआ। यहाँ जम्मू जहां मैं बैठा हूँ, यहाँ पर
यहाँ की गलियों में लाशों के ढेर पड़े थे, लेकिन कश्मीर में इसका रिएक्शन भी नहीं हुआ और वो शेख साहब ने संभाला और कबायलियों को रोकने में नेशनल कानून ने बड़ा रोल अदा कर दिया। मकबूल शेरवानी और मास्टर अब्दुल अजीज जो है शहीद हो गए मुजफ्फराबाद के अंदर, उन्होंने हिंदुस्तान के हक में काम किया। लेकिन इन सब चीज़ों का क्रेडिट मिलने के बजाय आज इन सब लोगों को ये कहा जाता है कि ये मुल्क के दुश्मन हैं। ऐसी हालत में मुझे लगता है कि जो दोस्त भी होंगे तो वो भी दुश्मन हो जाएंगे। ऐसी हालत में मुझे लगता है कि हमें ऐसे लोगों को जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, और कश्मीरी पंडित भाइयों के लीडरों से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वो भी ऐसी भाषा डिबेट्स के अंदर ना बोलें जिससे उनका अगर जैसे कि हमारी ख्वाहिश है कि ये कश्मीरी पंडित भाई अपने घरों में घुसें, अपने घरों में आराम से जिए, तो ऐसी हालत में अगर तलखी बढ़ी तो उनका रहना कैसा मुश्किल हो जाएगा। ऐसी हालत में मुझे लगता है कि इस वक्त मरहम लगाने की जरूरत है, इस वक्त मामले को कूल डाउन करने की जरूरत। शायद कुछ कनेक्शन के आप बोलिए। हाँ, तो जहां तक एक्सेशन का सवाल है, तो ये 14 अगस्त को महाराजा हरि सिंह जी ने जो लास्ट रियासतों को इख्तियार दिया गया था कि उनको दोनों डोमिनियन में से किसी एक, इंडिया या पाकिस्तान से शामिल होना है, तो उन्होंने दोनों मुल्कों को चिट्ठी लिखी कि स्टैंड स्टिल मुआहदा जिसको कहते हैं कि हम दोनों के साथ बराबर ताल्लुकात रखेंगे। ये 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने जो कबायली भेजे और उसके बाद आर्मी जो काम आ गई, महाराजा की आर्मी जो है, तो दिल्ली से मदद मांगी, तो उन्होंने शर्त लगा दी कि जब तक नहीं करते तो तब तक हम फौज नहीं भेज सकते। ऐसी हालत में 27 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह जी ने जो फैसला किया, तो वो एक्सेशन नहीं था, वो 2 सॉवरेन कंट्रीज, क्योंकि 14 अगस्त 1947 से 27 अक्टूबर 1947 तक रियासत जम्मू कश्मीर एक आज़ाद रियासत थी, और इन दोनों के दरमियान जो मुआहदा हुआ उसमें सिर्फ 3 चीज़ों का एक्सेशन किया गया था, जिसमें डिफेंस था, फॉरेन अफेयर्स थी और कम्युनिकेशन था। हमारी प्रजा परिषद के एजुटेशन में, जिसमें मैंने बड़ा अहम रोल अदा किया है, मैं पहला शख्स था जिसने हिंदुस्तान के एक्सेशन के लिए गिरफ्तारी दी थी उस सेशन में। तो उसमें हमारी जद्दोजहद का नतीजा है कि हमने कहा कि जब पैसा दिल्ली से आएगा डेवलपमेंट के लिए तो अकाउंट्स क्यों नहीं हो, ये करेंसी भी जो है इंडिया की होगी और ये होगा, ये सब चीजें ये तो बाद में हुई, सुप्रीम कोर्ट का दायरा अख्तियार बाद में हुआ, और ये सब चीजों के लिए हमको स्ट्रगल करनी पड़ी। लेकिन शुरू में महाराजा के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वो सिर्फ 3 चीजों का हुआ था। वो उसमें डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस के सिवा बाकी मामलों में रियासत को खुद मुख्तियार रखा था महाराजा हरि सिंह ने। आज जो इसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है तो उसको अपने अपने ढंग से इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज भी जम्मू कश्मीर का तो अलग मामला है, लेकिन पूरी फेडरल सिस्टम के अंदर, पूरी हिंदुस्तान के अंदर रियासतों के इख्तियारात को बढ़ाने की जरूरत है, और रियासतों को जो एनक्रोचमेंट की गई है, जो सेंट्रलाइज कर दिया गया है कई चीजों को, और उन सब चीजों को हटाने की जरूरत है। मैं मयंक जी अब आपके पास आ जा रहा हूँ। मयंक का मैं परिचय करा दूं। मयंक डिफेंस रिपोर्टर है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और कभी कभी लगेगा कि कश्मीर में आप इनको क्यों। मयंक जी से मैंने इसलिए कहा था क्योंकि कश्मीर में डिफेंस फोर्सेस का एक बहुत अहम रोल पिछले 50 साल से चल रहा है। और मयंक जी, मैं ये समझना चाहूंगा, क्योंकि जब जैसे महबूबा जी ने कहा ना कि पाकिस्तान से भी डायलॉग ओपन करें, अब यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन हो रहा है कि देखा पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल तय बात है कि जब तक आपको क्या लगता है, एलओसी को जब तक आप बॉर्डर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इस समस्या का एक समाधान वो भी एक उसको एड्रेस करना जरूरी है। मयंक जी, सामरिक दृष्टि से, डिफेंस के उससे कश्मीर कितना अहम है और कश्मीर में क्या हो रहा है? सर देखिए, मुझे ये लगता है ना कि हम इन चीजों को शुरू करें, जो डिबेट हम स्टार्ट करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम एक सॉल्यूशन पे पहुंच जाएं, क्योंकि आप 47 से चीजें स्टार्ट कर रहे हैं, वॉर भी लड़ रहे हैं, फिर काउंटर इंसर्जेंसी और इंसर्जेंसी, फिर टेररिज्म, सब कुछ वहीं पे जारी है एकदम। फिर फोर्सेस में इतना परिवर्तन होता है, फिर बार बार स्ट्रैटेजी में परिवर्तन होता है, चाहे वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो या लोकल, वहां पे जिस हालात से लोगों को मतलब जो चीजें डील की जाती हैं, वो
आप चाहते क्या है? अगर हम ये सोचकर काम कर रहे हैं तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि इसकी क्या मसल स्ट्रैटेजी जो है, जो उससे कभी कहीं भी जो लेसन्स ड्रॉ होते हैं वर्ल्ड ओवर, क्या सॉल्यूशंस निकले हैं क्या, और अगर नहीं निकले हैं तो क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई है। आज तक काउंटर इंसर्जेंसी और इस तरह की जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसमें जो आम लोग हैं उनका बहुत बड़ा रोल हमेशा से रहा है और रहेगा। एक्सेप्ट फॉर मलेशिया, वर्ल्ड ओवर कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई सॉल्यूशन निकला हो। मलेशिया में भी जो सॉल्यूशंस निकले थे काउंटर इंसर्जेंसी के, मैं अभी जो पूरा जो मसला है कश्मीर का उसको एक बेस रख करके कि काउंटर इंसर्जेंसी वाला मसला है उसको रख करके बात कर रहा हूँ। और मैंने यही शुरुआत की कि हम सॉल्यूशन एक्चुअली अब पूरे हमारे डिस्कशन का फाइनली हम पहुंचेंगे कहाँ अगर हम सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते हैं और हम क्लैरिटी नहीं देते हैं लोगों को। तो मलेशिया भी जो सॉल्व हुआ एक्चुअली वो, या पंजाब, कई लोग एग्जांपल देते हैं, वो आम लोगों के साथ मिलकर के जब चीजें सॉल्यूशन निकाली गई तब हुआ। रही बात कश्मीर की, तो वो सामरिक मसला रहेगा ही रहेगा। यूएन में लड़ाई होती है, इंडिया पाकिस्तान जो मीडिया का स्पेस ड्रॉ करते हैं वो कश्मीर के नाम पे इतना ज्यादा ड्रॉ करते हैं, उसको स्ट्रैटेजिक इशू बना के रखा हुआ है, और इन चीजों को हम कैसे भूल जाएंगे। और आप मजाक की बात, मतलब अब अजीब सी बात है कि वो कश्मीर का मसला रिंग करता है लोगों के दिमाग में। साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, इवन नॉर्थ ईस्ट में भी उसको कोशिश की जाती है कि कश्मीर वर्ड को ड्रॉप किया जाए और उसके बाद लोगों का अटेंशन ड्रॉ किया जाए। तो ये जो जब तक ये चीजें रखी रहेंगी, पॉलिटिकल खेल चलता रहेगा, आप सॉल्यूशन तो सोचिए ही मत, क्योंकि आप सॉल्यूशन सोच रहे हैं तो ऑपोजिशन सोचता है सॉल्यूशन ना सोचे, उसको आपकी तरह यूज करेगा। कल वही पार्टी जो रूल में आएगी तो उसको फिर यूज करेगी वो। दिस इज द वर्स्ट पार्ट। द अदर पार्ट नाउ, हमने क्या किया, जब 90s से हमने काउंटर इंसर्जेंसी स्टार्ट किया, काउंटर टेररिज्म स्टार्ट किया, तो हमने वहां राष्ट्रीय राइफल्स को लगाया। उनको तक को, आप सोचिए, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उन तक को ये लगा कि जब तक हमारे आम लोगों से रिश्ते नहीं है, जो बंदूक होती है, जो गोली होती है, वो साइकोलॉजी को कंट्रोल नहीं करती है। और यही वही बात बहुत अच्छी तरह गहराई से समझ जाए कि मार पीट करके, गोली मार करके और लोगों को एलिमिनेट करके सॉल्यूशन कभी ड्रॉ नहीं होगा। आरआर ने ये किया कि उन्होंने एक तरीका अपनाया, सद्भावना का सिस्टम। उन्होंने जगह जगह लोगों से जाके जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के काम है वो भी इस तरह से स्टार्ट किए कि ताकि आम लोगों को ड्रॉ किया जाए, उनके कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट को जीता जाए और तब सॉल्यूशन को लेके जाए। कभी भी आर्म फोर्सेस जो है वो कंट्रोल का मैकेनिज्म तो होंगी। आपने ये बात पहले ही कह दी कि जॉर्ज साहब को जब सॉल्यूशन के लिए भेजा गया, उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट किया। ये है फाइनली पॉलिटिकल क्लास जो है, लीडरशिप है, इट इज सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्यूशन। और हम चाहे वो उसी कश्मीर का हिस्सा जो बड़ा कश्मीर है, लद्दाख को ले लें, वहां भी सॉल्यूशन मिलिट्री नहीं करेगी या मिलिट्री नहीं कर पा रही है। आपका सबसे लेटेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर हम इन चीजों को देख रहे हैं तो हम समझ जाएं कि जो आम आदमी है, जब तक उसको हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं इस टॉक में और बाकायदा रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तब हम सॉल्यूशन नहीं लेते। अब आते हैं सामरिक मसले की बात पे। कश्मीर में चाहे वो कोई भी तंजीम वहां एग्जिस्ट करती है, वो एक्चुअली इतने क्लियरली भुनाती है इन सब चीजों को लेकर के, जो पैसे कलेक्शन होते हैं वो बहुत मास लेवल पे होते हैं। उसके बाद चाहे आप लंदन, जो अभी 2 साल से वहां अलग अलग तरह से जो हाई कमीशन हैं उन पे जाकर के धरने दिए जा रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, जद्दोजहद चल रही है, वो भी कश्मीर को लेकर चल रही है। हमने जब आर्टिकल 370 को रिमूव किया, रिपील किया, तो गिलगिट बाल्टिस्तान पे एक इमरान खान ने लास्ट ईयर से कोशिश कर रखी है कि वो भी उसको असिमिलेट कर, आप अपनी तरफ खींच लें। जब चाइना से मसला स्टार्ट हुआ ईस्टर्न लद्दाख में, तो एक जो इशू बताया गया उसमें यह भी बताया गया कि चाइना को भी ये डर लगा कि अगर इस तरह से असिमिलेशन चल रहा है आर्टिकल 370 को हटा करके, स्टेटहुड या जो भी चीजें इनको दे करके, तो शायद उनको भी डर लगा कि ऐसा ना हो कि अक्षय चिन्ह को भी लेकर के अब चीजें स्टार्ट हो जाए। उन्होंने अपने स्टांस को जो है वो रिजिड करना स्टार्ट किया है। हमें ये सब चीजें सोच समझ के, और कभी भी कश्मीर स्ट्रैटेजिक इश्यूज को लेकर के नहीं हम उसको अलग कर सकते हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि जब आजादी चल रही थी और उनका जो रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश ऑफिसर्स का था, वो उनकी इंटेलिजेंस से लेकर के चीजें उसको डायरेक्शंस आते थे, और जिस तरह से अलग किया गया, बिकॉज इट इज द गेटवे टू मिडिल ईस्ट, टू सेंट्रल एशिया। नाउ
इतना दूर का सोच करके लोग अगर वहां खेल रहे हैं, तो आप स्ट्रेटेजिक सामरिक मसलों को कश्मीर से एटलीस्ट अलग नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं एक और चीज, अभी मिलिट्री के ट्रांसफॉर्मेशन की बात चल रही है। आप ये समझ लें कि किसी भारत जैसे इतने बड़े देश जहां की मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन की बात चल रही है, कहा यह जा रहा है कि पूरे जो ज्योग्राफिकल एरिया है भारत का, उसको थिएटर कमांड्स में डिवाइड किया जाएगा। थिएटर कमांड्स का मतलब ये होगा कि सारे जो सैन्य बल हैं, चाहे वो वायुसेना, थल सेना या जल सेना हो, उन सब के यूनिट्स की जरूरत जहां जहां होगी, इंटीग्रेट करके उस पूरे इलाके को एक थिएटर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो अगर प्रपोजल 5 थिएटर कमांड्स का है, तो एक का नाम उसमें नॉर्दर्न थिएटर कमांड भी होगा। अब आप इमेजिन करिए, वही जो हिस्सा है नॉर्दर्न थिएटर कमांड का, वो एक तरफ चीन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके ऊपर आते हैं आप एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन जो कि सियाचिन है, उसके इधर आते हैं आप जो कारगिल द्रास इलाका स्टार्ट होता है, कुपवाड़ा और इन सब इलाकों, रजौरी, पुंछ और इन सब तरफ जब आते हैं, तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल आ जाता है और नीचे आई भी आ जाती है। उसको पूरा एक थिएटर कमांड में कार्व आउट करने का प्रपोजल है। तो आप समझ सकते हैं कि उस जगह की महत्व, थर्ड पार्टी जो इन्फ्लुएंस है या जो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है, आप कभी उसको दरकिनार नहीं कर पाएंगे। सोशल मीडिया को लेकर के जिस तरह से टूल्स को यूज करके फिर स्टोन पेल्टिंग को कहा गया कि भाई वो व्हाट्सएप को यूज करके और स्टोन पेल्टिंग को कैसे एक्सेंचुएट किया जाता था चीजों को लेकर के, और कम्युनिकेशन टूल यूज किया गया, फिर लोगों को ना मेंटल कंडीशनिंग करने के लिए, ना सिर्फ ब्रेन वॉशिंग के लिए, बल्कि उनको ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट और इवन ट्रांसफर ऑफ इंटेलिजेंस, यहां तक हिंटिंग करके सोशल मीडिया को यूज करके उसके लिए भी बाहर से चीजें हो रही हैं। आप सोच रहे हैं कितना कॉम्प्लेक्स इशू बना के रखा हुआ है या बन गया। ये जो कश्मीर का मसला है, कश्मीर का मसला है, जम्मू कश्मीर कहें, लद्दाख कहें, तीनों चीजों को आप अलग कभी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये जो पूरा मैंने पिक्चर पेंट की आपको, ये कभी भी आप सामरिक जो शब्द है उसको यहाँ से हटा नहीं पाएंगे। लेकिन सॉल्यूशन के लिए पॉलिटिक्स की लीडरशिप की जरूरत पड़ेगी हमेशा ही। थैंक यू सो मच मयंक जी, इसको ठीक से करने के लिए। मैं 2 लोगों का नाम यहाँ ले लेना चाहूंगा क्योंकि सेना की बात हो रही है। देश कभी भूल नहीं पाएगा, हालांकि इस समय भूल गया है। मैं 2 लोगों का, ब्रिगेडियर उस्मान अगर नहीं होते तो कश्मीर क्या होता, और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, ये मैं ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जामवाल, ये 2 लोग नहीं होते तो आज कश्मीर का नक्शा दूसरा होता। ये शायद बहुत से लोगों को नहीं समझ में आएगा। मैं अब अनुराधा जी आपके पास आ रहा हूं, और मैंने ये 2 नाम इसलिए लिए हैं कि मेरे जो भी दर्शक देख रहे हैं या आगे देखेंगे वो इसको गूगल कर लीजिएगा। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जामवाल की जो उन्होंने बलिदान दिया, और ब्रिगेडियर उस्मान ने, वो अगर नहीं होते तो कश्मीर का नक्शा दूसरा हो। मैं अनुराधा जी आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा, पॉलिटिकल लीडरशिप। भाई मैं जितना, मुझे ज्यादा उम्मीद थी इस कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरशिप से, क्योंकि कम से कम 2-3 सवाल तो पूछे होते प्राइम मिनिस्टर से कि साहब आपने कहा था कि हम अमन चैन कर देंगे, अब सब ये 370 हट जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो कुछ एक डेवलपमेंट का एक व्हाइट पेपर दे दीजिए कि कितना अमन चैन हो गया, कितनी नई इंडस्ट्री आ गई, कितना पर कैपिटा बढ़ गया, कितना जीडीपी। और दूसरी चीज एक ये भी थी, अब 7 साल से इस भाजपा, मतलब 7 साल से भाजपा की सरकार है यहाँ, पहले भी रही, कितने कश्मीर पंडितों को आपने बाहर वापस ले जाके वहां बसाया, क्योंकि ये बार बार इसको आप इशू बनाते रहिए क्योंकि ये आपको सूट करता है। इस पे भी मुझे लगता था पॉलिटिकल लीडरशिप को कुछ करना चाहिए था, जो लोग गए थे। लेकिन अब अनुराधा जी बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप इस समय महबूबा मुफ्ती सबसे बड़ी वॉइस होके निकल रही है, क्योंकि जितना उन्होंने स्टैंड लिया है, जितना वो बोली है, शायद जैसा जो बाहर खबरें आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप अब महबूबा मुफ्ती ज्यादा इसमें है? देखिए, कहना बहुत मुश्किल है। आज की डेट में कश्मीर की जो पूरी हिस्ट्री ले लीजिए, ये पहली बार नहीं है कि उनके साथ एक बिट्रेयल हुआ है नई दिल्ली की तरफ से। लेकिन जिस किस्म का हुआ है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन पहले भी किस लीडर को हटाना है, किसको रखना है, यहाँ तक कि सबसे जो बड़े लीडर माने जाते हैं कश्मीर में 47 से लेके या उससे पहले भी, शेख अब्दुल्ला, तो शेख अब्दुल्ला तक को हिरासत में ले लिया क्योंकि नई दिल्ली को डर था कि ये
आवाज उठाएंगे, ये कहीं उन पे शक की निगाह से देख रहे थे, वो आज़ादी की बात ना कर दें, तो इसलिए उनको हिरासत में लिया। फिर उनको कई साल बाद फिर से रिहा करके और दोबारा लेके आए। लेकिन इस बीच किस लीडर को बनाना है, किसको तोड़ना है, किसको रखना है, ये इसी किस्म का, इसी के इर्द गिर्द पॉलिटिकल सिस्टम रहा। जो भी राज जम्मू कश्मीर में करता था वो नई दिल्ली की गुड बुक्स में होना चाहिए। तो यही एक नियम था वहाँ की पॉलिटिकल रूल का। जो बीजेपी ने किया 2019 में, या उससे पहले से ही तैयारी शुरू थी, उन्होंने पूरा का पूरा ढांचा ही गिरा दिया। एक लीडर को दूसरे के साथ नहीं रिप्लेस किया, उन्होंने सबको एक साथ ही खत्म किया, सबको हिरासत में लिया। उसके बाद किस तरह से उन पे मीडिया के जरिए या बयानों के जरिए उनके खिलाफ जिस तरह की कैंपेन्स चलाई, उनको विलिफाई किया, कभी गैंग बोलकर, कभी करप्ट बोलकर, कभी डायनेस्टिक रूल, कभी ये कभी वो। तो आज की डेट में, और जिस तरह से लोगों का जिन्हें भरोसा था हिंदुस्तान पे या हिंदुस्तान की सरकार पे, 2019 के जो कदम हैं वो उन पे भी बहुत असर हुआ। उनका जो यकीन है जिन लोगों का था, वहाँ पे मुख्तलिफ राय के लोग हैं, ज़्यादातर आज़ादी पसंद थे, लेकिन ऐसे भी लोग थे जो दिल्ली के साथ चलने को तैयार थे अगर कुछ कंसेशंस मिलते। उन लोगों का जो भरोसा बिल्कुल टूट गया, और वही लोग हैं जो इलेक्टोरल प्रोसेस में भी शामिल होते थे। तो उस जब आपने वो पूरा का पूरा ढांचा गिरा के उनका पूरा भरोसा जो है बिल्कुल जीरो कर दिया, तो उसके बाद उनका जो भरोसा है, विश्वास है, किसी भी प्रो इंडिया लीडरशिप में नहीं रहेगा। चाहे वो ये, अब हमने पीछे देखा डीडीसी, ये भी कहा जा सकता है डीडीसी इलेक्शन में लोग निकले और उन्होंने वोट दिया। वोट देने जब लोग निकलते हैं वो कई और चीज़ें सोच के भी निकलते हैं, सिर्फ उनके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस नहीं होती हैं जहन में, उनके जहन में होते हैं उनके रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स हैं, बिजली, पानी, सड़क का। और ये भी है पोस्ट मोदी जो जिस किस्म का सिलसिला बना हुआ है, और बात की जाती है कि यहाँ पे हम हिंदू मेजॉरिटी गवर्नमेंट लाएंगे जम्मू कश्मीर में। तो इस डर से भी अक्सर कश्मीर की वादी के लोग वोट देने के लिए निकलते हैं टू कीप द बीजेपी आउट। तो लेकिन एक ज़मीनी सतह पे इन सब लीडर्स की लेजिटिमेसी आज बहुत वीक है। वो किस तरह से कनेक्ट कर पा सकते हैं स्टेट के इन लीडर्स के साथ, ये आज की डेट में तो नहीं नजर आ रहा। इनको देखा जाता है एज पपेट्स ऑफ न्यू दिल्ली, एज एजेंट्स ऑफ न्यू दिल्ली या कोलैबोरेटर्स ऑफ न्यू दिल्ली, इस किस्म के लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। शेख साहब, मैं आपसे एक चीज और मेरे दर्शक समझना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर को, मैं फिर से अपने दर्शकों को अपडेट कर दूं, जम्मू कश्मीर में कुल 111 सीट थी जब मैं 4 अगस्त 2019 की बात कर रहा हूं। 4 अगस्त 2019 को 111 सीट थी, जिसमें 24 सीट पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से रहती थी कि वो जब भी अपना भारत का हिस्सा बनेगा तो 87 सीट्स की असेंबली थी। जब लद्दाख को आपने अलग कर दिया, वहां से 4 विधानसभा के सदस्य आते थे। अब वो 83 मेंबर असेंबली हो, मतलब यूनियन उसकी असेंबली हो गई। अब उस 83 का जो वो था, वो कश्मीर के 46 लोग आते थे चुन के विधायक, और 37 फ्रॉम जम्मू। अभी जब ये बात चल रही है तो उसमें भी बताया जा रहा है, मतलब 83 से ये 90 सीट की वो होगी, विधानसभा होगी, और उसमें ये जो 7 सीट बढ़ रही हैं, ये जम्मू में बढ़ाने की बात हो रही है, और जम्मू में वो 37 से 44 करने की बात है। और ये भी है कि जम्मू की आबादी करीब 53-54 लाख है 2011 के सेंसस के हिसाब से, और कश्मीर की आबादी करीब 70 लाख है। ये भी है कि 2026 में पूरे देश का डिलिमिटेशन होना है, परसीमन होना है।
तो आपको, क्योंकि ये भी एक कहीं ना कहीं बताना होगा देश को, इन लोगों को, कि भाई आप कम और लॉजिक ये दे रहे हैं क्योंकि यहाँ की एरिया ज्यादा बड़ी है, इसलिए 7 सीटें हम ज्यादा दे रहे हैं। तो गोइंग बाय दैट, अगर एरिया बड़ी है तो फिर लद्दाख को तो 4 क्या, उनको तो शायद एक 50-60 सीट होनी चाहिए वहां। मैं जरा ये भी समझना चाहूंगा शेख साहब, ये डिलिमिटेशन का जो सारी बात है, डिलिमिटेशन के जो असेंबली के हल्के बनने हैं उसके बारे में जो मुझे जानकारी है, मैं चूंकि डिलिमिटेशन कमीशन का एसोसिएट मेंबर भी रहा हूं 2003 में, मैं एमएलए था यहाँ जम्मू सिटी से, और मुझे नामजद किया गया था उसमें एसोसिएट मेंबर के तौर पर। तो उसमें भी हमने कई सजेशंस दी थी, जिसमें आबादी ही, खाली आबादी को नहीं देखना है बल्कि एरिया देखना है, और एरिया के लिहाज से जम्मू यकीनन बड़ा है, उसमें कोई शक नहीं। जम्मू का रकबा जो है वो 26,000 स्क्वायर किलोमीटर है और कश्मीर का 16,000 किलोमीटर है। और ऐसी हालत में मुझे लगता है कि जम्मू का मतलब जम्मू सिटी नहीं है, जम्मू का मतलब है जम्मू डिवीजन। जम्मू डिवीजन में चिन्हाव का एरिया आता है, पीर पंचाल का एरिया आता है, जहां पर कि अगर बीच में दरिया चिन्हाव पड़ता है तो 20-30 किलोमीटर तक कोई पुल ही नहीं है। और नक्शे पर जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये गांव इधर मिला देते हैं। तो जब हमने कहा कि मौका पर ये सूरत नहीं है, वहां तो पहाड़ है, वहां तो दुश्वार गुजार रास्ता है, वहां तो पैदल चलना पड़ेगा, वहां जंगली जानवर होते हैं। तो उस वक्त वीके सुंदरम जो थे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और इस कमीशन के मेंबर भी थे। तो उन्होंने ये दिल्ली में जो फाइनल वो रिपोर्ट करनी थी, तो उनके घर पर ही खाने जब बुलाया था, वहां उन्होंने कहा कि हमने पूरे हिंदुस्तान की लगभग 2 दर्जन से ज्यादा 2.5 दर्जन के करीब स्टेटों का डिलिमिटेशन किया है, और हर जगह एसोसिएट मेंबर अब स्टेट के एमएलए में से रखते हैं। लेकिन जितना इस शख्स को, शेख अब्दुल रहमान को इल्म है अपने एरिया का, कि इसने जम्मू कश्मीर का पैदल और घोड़े पर और गाड़ी से और हर जगह से ये सफर किया है, ये लोगों की डिफिकल्टी जानता है। इतना हमने किसी रियासत में किसी एसोसिएट मेंबर को इतना नॉलेज अपनी स्टेट का नहीं है जितना शेख अब्दुल रहमान को है। तो उस लिहाज से मैंने उसमें जो कुछ कंट्रीब्यूट करना था किया, और अब भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन सूरत ये है कि जम्मू का मतलब जम्मू सिटी नहीं है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट नहीं है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अलावा यहाँ पीर पंचाल और चिन्हाब वैली जो है, वहां पर तो 11-11 हजार फुट की बुलंदी पर आबादी है। वहां पर तो पाडर जैसे इलाके हैं जो जंस्कार के साथ मिलते हैं, लद्दाख के साथ मिलते हैं, जो चंबा के साथ मिलते हैं, चंबा डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलते हैं। और वहां पर ये पीर पंचाल जो है ये पाकिस्तान से लगता वाला इलाका है, लेकिन पहाड़ी है। तो ऐसे इलाकों में सीटें बढ़नी चाहिए जहां वोटर को आसानी से हम सहूलियत हम पहुंचा दें कि वो अपना वोट कास्ट कर सके, उसका कीमती वोट है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जम्मू में और श्रीनगर के अंदर ये आबादी 2 लाख की क्यों है और वहां पर 50,000 की क्यों है, तो ये दलील कम से कम उन पहाड़ी इलाकों पर लागू नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कमीशन जो है इन सारी चीजों का नोटिस लेगा। और मैं समझता हूं कि रकबा के लिहाज से जम्मू ज्यादा बड़ा है, लेकिन जम्मू में भी जम्मू शहर नहीं है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बल्कि इसके जो है रामबन है, किश्तवाड़ है, भदरवा है, रजौरी है, पुंछ है, मोहर है, रियासी है। तो इन जगहों पर सीटें बढ़नी चाहिए। ये नहीं है कि जम्मू में देखा जाए कि आबादी यहाँ ज्यादा है तो यहाँ आबादी दी जाए। वहाँ इन लोगों को फैसिलिटेट करना है हमने वोट डालने के लिए। तो जहाँ पुल ही नहीं है, जहाँ पहाड़ी रास्ता है, जहाँ जंगली जानवरों का खतरा है, और जहाँ उन जगहों पर सीटें बढ़ें तो हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन ये एक यूनिफॉर्म आबादी को ही लेना या किसी एरिया को ही लेना जो है ये काफी नहीं है। हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है तो लद्दाख जो है, लद्दाख का एरिया जो है सबसे ज्यादा है। लेकिन जब हम देखते हैं कि कश्मीर के मुकाबले में लद्दाख में क्यों सीटें कम हैं, कहते हैं जी इसलिए कि वहाँ जो ये है एरिया बहुत बड़ा है। और जब हम कहते हैं कि जम्मू में सीटें क्यों कम हैं कश्मीर से, तो कहते हैं कि यहाँ रकबा नहीं देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि आबादी जो है कश्मीर की ज्यादा है। तो इन हालात में मुझे लगता है कि कोई ऐसा सोल्यूशन निकलना चाहिए जिससे हदबंदी कमीशन बड़े नाजुक मरहले पर जो ये काम कर रहा है
ऐसे मोहल्ले में उनको हर इलाका के लोगों को फैसिलिटेट करना है। वोटर को वोट डालने के लिए कई जगह पर तो 50-50 या 20-20 वोटरों पर भी पोलिंग स्टेशन दे दिए गए हैं। तो ऐसी हालत में ये जो पहाड़ी इलाके हैं इनमें सीटें बढ़ें, मैं इसकी वकालत करता हूँ। मैंने तब भी की थी जब मैं एसोसिएट मेंबर था, तब सिर्फ 2-3 ही सीटें बढ़ी थी जम्मू की। लेकिन आज मैं ये कहता हूं कि उन एरियाज में सीटें बढ़नी चाहिए जहां पर लोगों को डिफिकल्टी है और जहां पर रास्ते नहीं है, जहां पर नदियां नाले हैं, दरिया चनाब बीच में से गुजरता है, जहां पुल ही नहीं है, तो वहां लोग कैसे आर पार जाएंगे और चनाब के बीच में गर्क हो जाएंगे। तो ऐसी हालत में मुझे लगता है डिलिमिटेशन कमीशन को चाहिए कि इन सब चीजों को न सिर्फ टॉपोग्राफी को देखें ये और न सिर्फ रकबा को देखें, सिर्फ आबादी को देखें। एक ही चीज से एक ही क्राइटेरिया फिक्स नहीं हो सकता सिर्फ आबादी का या सिर्फ एरिया का। इसके लिए इनको डिटेल में देखना पड़ेगा कि कहाँ लोगों को फैसिलिटेट करना है और उनके वोट को, उनके कीमती वोट का इस्तेमाल होना चाहिए। ये बुनियादी मकसद होना चाहिए डिलिमिटेशन का। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा जी, आपने समय निकाल के इसमें पार्टिसिपेट किया। उम्मीद है कि इस हम लोगों के लाइफ टाइम में अगर कश्मीर वापस स्वर्ग बन पाए, वी गेट बैक आवर हेवन अगेन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।